में जो कल तक रात तक अधर में लटकी हुई थी बातें कि पता नहीं कौन किसका साथ पकड़ेगा, क्या सरकार बहुमत में आ पाएगी, ये जो मोदी जी की सरकार है, या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इनके जो संगी साथी बनने का भी दिखावट कर रहे थे वो टूट के कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे। ये भी कल अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी के भी कुछ सांसद टूटने की उम्मीद है, लेकिन उन सब बातों पे पानी फेरते हुए आज ये क्लियर कट हो गया कि भारत में जो सरकार बनने जा रही है, जो लोकसभा का गठन होने जा रहा है, जो सरकार बनने जा रही है, जिसका शपथ की बातचीत हो रही है 9 तारीख की, तो उस दिन अब ये तस्वीर आज सबके सामने है। और इस तस्वीर को ये धूमिल थी क्योंकि किसी को भी इस बार बहुमत नहीं मिला। आप सभी जो लोग पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें पता होगा कि हमारे देश में कुछ आंकड़े बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी लोकसभा का इलेक्शन होता है तो लोकसभा की पूरे देश में 28 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी में सीट्स बांट दी, 2 नहीं 8 यूनियन टेरिटरीज में सीट बांट दी गई है। 2 हैं लेकिन वो 2 किसी और कारण से हैं, वो कभी और बात करेंगे। तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी यानी पूरे देश के हर कोने में हर इंसान जिसकी उम्र 18 साल है वो वोटिंग राइट रखता है और अपने टेरिटरी से, अपने एरिया से उसको हक है कि वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भारत की लोकसभा का मेंबर बना दे। तो इस तरह से पूरे भारत में लोकसभा की 543 सीट्स हैं। कुछ लोग इसको भूल जाते हैं तो गिनती उल्टी कर लो, 3 4 5 तो गिनती है ही, 5 4 3। इन 543 सीटों पर एक जादुई आंकड़ा जिस पार्टी ने छू लिया वो पार्टी 100% गारंटीड सरकार बनाने की हकदार बनती है। ये जादुई आंकड़ा आजकल आप देख रहे होंगे 772। जिस पार्टी के 772 सांसद जीत कर आ गए, जैसे एक सिंगल कोई भी सीट है, हम एग्जांपल लेते हैं, कोई सीट है एम नाम की, इस सीट पर, इस सीट का मतलब क्या है, एक एरिया है, बहुत सारे गांव कस्बे तहसील इसका पार्ट होंगी। उस सीट का एक नाम, भाई ये हम सोनीपत से एग्जाम्पल, क्योंकि मैं सोनीपत में खड़ी होकर पढ़ा रही हूँ, तो सोनीपत मान लीजिए एक सीट है। अब इसके आसपास, सोनीपत के आसपास के ढेर सारे कस्बे, गांव, शहर का इलाका सब इसके हिस्से में आते हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या आती है। तो इस एक सीट पर अलग अलग पार्टी, जैसे बीजेपी अपना कैंडिडेट उठाएगी, कांग्रेस इस पे अपना कैंडिडेट उठाएगी, लोकल पार्टीज अपने कैंडिडेट उठाएंगी, आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट, ऐसे बहुत सारी पार्टी अलग अलग कैंडिडेट उठाती हैं। इनमें से जीत सिर्फ एक सकता है क्योंकि सीट तो एक ही है। तो इस तरीके से पूरे देश में एक सीट पर कई कई आदमी खड़े होते हैं, उनमें से किसी एक को जिसको सर्वाधिक वैलिड वोट्स मिल जाती हैं वो कह लेते हैं भाई ये आदमी जीत गया, तो इस पार्टी के खाते में एक सीट चली गई। यानी ऐसी 543 सीट्स पर पूरे भारत में 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों में इलेक्शन का प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। तो जो जीत कर आते हैं कोई एक पार्टी का जीतेगा। जिस पार्टी के 272 आदमी जीत गए उस पार्टी को माना जाता है कि इसने मैजिकल डिजिट को टच कर दिया, इसने जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया और अब ये बहुमत में आ गए, इन्हीं की सरकार बनेगी। इस साल लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है। और बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी पिछले 10 सालों से लगातार पूर्ण बहुमत में सरकार बना रही थी बिना किसी की मदद के। अब जो ये आप देख रहे हैं ना, कई दिन लग गए, 4 तारीख से आज, अब कह रहे हैं 9 तारीख को शपथ का काम करेंगे, तो 4 से 9 क्यों आई? 4 से 5 को ही तो काम हो सकता था, कारण बीजेपी को टोटल जितनी सीटें चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाई। अगर हम पिछले इलेक्शंस की बात करें 2014 की और 2019 की, तो अकेली बीजेपी 543 में से 282 पहली बार में ले गई थी 10 फालतू, और अगली बार तो 303 पे पहुंच गई। कंडीशन 272 की थी, लेकिन वो दोनों पिछले चुनाव बहुमत में भी अपनी अकेली आ गई थी, उसे किसी की जरूरत नहीं थी, सहारे की जरूरत नहीं थी। बहुत सारे दलों ने कहा था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उसने कहा कि नहीं, सरकार मेरी अकेले की बन सकती है। इस बार के इलेक्शन में क्या हुआ, इस बार 2024 में बीजेपी को 240 सीट मिली। इस 72 से ये 32 सीटें कम है। अब 32 सीटें कम है तो 32 और दूसरी पार्टी के लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अब इसकी टक्कर में एक बड़ा संगठन इस बार बना दिया गया था जिन्होंने अपना नाम रखा था इंडिया। इंडिया में कांग्रेस लीड में थी। आज भी कांग्रेस अगर हम देखें तो 99 सबसे ज्यादा लीड जो कांग्रेस इंडिया में ली है वो कांग्रेस ने ली है, 99 सीटें। फिर इसमें ये समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ, और भी बहुत सारे संगठन थे। आम आदमी पार्टी भी इसी का हिस्सा बन गई थी। तो कहने का ये मतलब था कि बीजेपी का ग्राफ अगर देखें तो पहले जितनी मिनिमम की शर्त थी उससे ऊपर था, फिर उससे बहुत ज्यादा ऊपर था, लेकिन इस बार मिनिमम की शर्त से नीचे था। 32 सीटें और चाहिए थी बीजेपी को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए। अब जब ये इलेक्शन हुए ना, इससे पहले ही 2 बड़ी पार्टी जिनका एक इंपॉर्टेंट रोल है, जो रीजनल पार्टी हैं, रीजनल इन द सेंस अपने एरिया विशेष को बिलोंग करती है लेकिन बड़ी पार्टीज हैं। ये पहली पार्टी है जिसका नाम है तेलुगु देशम पार्टी, TDP, तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु आप समझ गए, भाषा है। तेलुगु भाषा कहाँ बोलते हैं? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में भी बोलते हैं, लेकिन ये मेन हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश से जुड़ के एक कहानी बताती हूँ, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तेलुगु देशम पार्टी एक बनी जिसका मेन काम है आंध्र प्रदेश में, और दूसरी जो पार्टी
जिसकी सीटों की बीजेपी को जरूरत पड़ी और आज क्लियर हो गया कि वो पार्टी इनका साथ देंगी, ये है जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू। और ये जो है नीतीश कुमार बिहार की तरफ एक्टिव है। आंध्र प्रदेश में जो ये पार्टी है टीडीपी, पूरा नाम है इसका तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु भाषा से आप याद कर लीजिए, तेलुगु देशम पार्टी। अब ये पार्टी क्या है, बहुत पुरानी नहीं है। जब बीजेपी बनी थी ना 1980 में, जब पॉलिटिकली बीजेपी का एक स्टैंड बना कि भाई ये बीजेपी पार्टी है 1980 में, उससे पहले बीजेपी वाले काम करते थे जनसंघ में, जिसने कभी एक टाइम पे कोशिश की थी चैलेंज करने की कांग्रेस को, पर वो छोटी पार्टी रह गई थी। बीजेपी 1980 में बनी, इसके 2 ही साल बाद आंध्र प्रदेश में एक साउथ इंडिया की मूवीज के हीरो थे, तो उनका बड़ा फेमस थे वो। जैसे आजकल आपने देखा है यूट्यूबर्स जो होते हैं, वो जब वो फेमस हो जाते हैं, उनके 1-2 मिलियन में पहुंच जाते हैं, तो वो कोई भी सॉन्ग ले आते हैं, फिर लोग उस सॉन्ग को भी देख लेते हैं क्योंकि उनको एक फैन बेस मिल जाता है। तो ऐसे ही साउथ इंडिया के एक स्टार थे, मूवीज के स्टार थे साउथ इंडियन, तेलुगु में बहुत सारी मूवीज, कहते हैं 300 प्लस मूवीज उन्होंने की थी, तो उसके स्टार थे, तो जल्दी से लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो गए, पहले से ही प्रसिद्ध थे। उन्होंने एक पार्टी बनाई 1982 में। उससे 1 साल पहले उनकी बेटी की शादी हुई थी चंद्रबाबू नायडू से, वही चंद्रबाबू नायडू जो आज मोदी जी के साथ बैठे हुए थे, जब वो वहां पे जब इनका फंक्शन चल रहा था ना पूरा एनडीए का, और अलग अलग स्टेट्स के देखो सीएम्स पहुंचे हुए थे और जो बड़े बड़े लीडर्स है सब गए हुए थे, लाइव था हर एक चैनल पर। तो ये तेलुगु देशम पार्टी बनी है 1982 में। उससे 1 साल पहले इन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी चंद्रबाबू नायडू से। तो चंद्रबाबू नायडू के ससुर हैं ये, जिन्होंने एक पार्टी बना ली। जो इनका ये दामाद था ना, जो अब चंद्रबाबू नायडू, जिसको हम देख रहे थे गांधी इसके मोदी जी के बिल्कुल साइड में बैठे थे, चंद्रबाबू नायडू एक जमाने में यूथ कांग्रेस के मेंबर थे, एक्टिव मेंबर थे अपने कॉलेज के टाइम में। यानी दामाद जो है वो तो है कांग्रेस का मेंबर, लेकिन जो ससुर है उन्होंने एक पार्टी बना ली, नाम रखा तेलुगु देशम पार्टी। लोकल लोग हमेशा अपनी खास जो पहचान होती है ना उसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, तो बहुत जल्दी ही ये टीडीपी पार्टी फेमस हो गई। अब दामाद अलग पार्टी में है, नेशनल लेवल की बड़ी पार्टी में, और ससुर जी अलग पार्टी में। लेकिन कुछ समय बाद दामाद को ये फील हुआ, चंद्रबाबू नायडू जी को फील हुआ कि भाई ये जो पार्टी है मेरे ससुर जी की, ये अच्छी खासी बढ़त बना रही है लोगों के बीच में और लोकलाइट्स के बीच में बड़ी फेमस हो गई है। तो इन्होंने भी ना बेटा कुछ साल बाद टीडीपी में ही ज्वाइन कर लिया, अपने ससुर जी को कॉन्फिडेंस में लिया और धीरे धीरे करके टीडीपी के उच्च कोटि के लीडर बन गए। तो इस तरीके से जो आदमी आज आप मोदी जी के साथ बैठा हुआ देख रहे हैं, जिनका नाम है चंद्रबाबू नायडू, सी नायडू में लिख देती हूँ, चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, ये तेलुगु देशम पार्टी के हैं, आंध्र प्रदेश में एक्टिव थे। तो चंद्रबाबू नायडू जो है आज की डेट में, अब इनको कितनी सीट मिली इस इलेक्शन में, इनकी पार्टी को मिली बेटा 16 सीटें। 16 सीटें देखें तो 543 में तो कोई मैटर ही नहीं करती, कोई बड़ी सीट नहीं है। लेकिन मोदी जी को ये 16 सीटें चाहिए क्योंकि वो 32 पीछे बैठे थे, तो उनको तो भैया 16, 20, 10, 15 जहां से मिलती हो लेनी पड़ेंगी, अदरवाइज सरकार नहीं बना पाएंगे। 240 में थोड़ी ना सरकार बनेगी, 272 तो क्रॉस करना ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने तेलुगु देशम